नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव वीडियो सेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर रूप से हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिनको जानने के बाद, जिनको समझने के बाद आपको लगता है कि हाँ, ये एक वो ऐसा रास्ता है, ये एक वो ऐसी मंजिल है जिस पर अगर आप चलेंगे तो आपका भविष्य बहुत ही उन्नत हो जाएगा, यानी कि आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। निरंतर हम यही सोचते हैं कि किस तरफ जाएं, किस तरफ रुख करें। खास तौर पर उन तमाम छात्र और छात्राओं के लिए हम बताना चाहते हैं जो जर्नलिज्म के शौकीन हैं, या फिर यूं कह लीजिए जो मास कम्युनिकेशन के छात्र छात्राएं हैं, या फिर यूं कह लीजिए जिनको रेडियो से बहुत ज़्यादा प्यार है, रेडियो में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जब बना भी रहे हैं अपना करियर तो निरंतर कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके दिमाग में आती हैं, ऐसी परेशानियां हैं जिनसे वो रूबरू होते हैं और उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए वो कोशिश करते हैं कि काश कोई ऐसा उन्हें मिल जाए जो उन्हें तफसील से ये बता पाए कि किस तरीके से रेडियो ने विभिन्न विधाओं के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाई। आपके दिलों में भी जगह बनाता है रेडियो विभिन्न विधाओं जरिए, जैसा कि हमने आपको बताया। अपने पिछले लेक्चर्स के माध्यम से हमने रेडियो नाटकों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की। आज भी हम एक अहम पहलू के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एक ऐसे विधा के बारे में बात करने वाले हैं जिसको रेडियो फीचर कहा जाता है। अब आप जानने के लिए ये उत्सुक हो रहे होंगे कि रेडियो फीचर है क्या, तो आप बिल्कुल भी परेशान हैरान ना हो, क्योंकि आज हम रेडियो फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद है काजल सूरी जी। काजल जी पेक्स हैं आकाशवाणी के नाटक विभाग में, और इनके सौजन्य से इतने सारे उम्दा कह सकते हैं रेडियो फीचर्स हों या रेडियो ड्रामा हों रिकॉर्ड हुए हैं, ध्वनियांकित हुए हैं, जिन्हें जब सुनने वाले सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी जीवन का कोई पहलू या उनके जीवन की कोई ऐसी बात उनके आंखों के आगे से जैसे निकल पड़ी है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पास है, और इसी उपलक्ष्य में काजल जी राजपथ से लाइव कमेंट्री करती हुई दिखाई भी देंगी, साथ ही साथ सुनाई भी देंगी। दिखाई इसलिए देंगी क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे वो इन्हें वहाँ देख सकते हैं और आप सुन ही सकते हैं रेडियो के माध्यम से इनकी आवाज़ को। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी काजल जी का। और काजल जी, जैसा कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ये पूछना कि क्या चीज़ क्या है शायद गलत होगा, पर फिर भी क्योंकि हमने रेडियो ड्रामा के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम रेडियो ड्रामास के बारे में, रेडियो नाटक के बारे में और बात करें, पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं रेडियो फीचर्स के बारे में। तो रेडियो फीचर्स हैं क्या, कहाँ से उत्पत्ति हुई, और क्या कुछ ऐसा खास है आपके पास, आपके पिटारे में, जो आज हमारे छात्र छात्राओं को आप समझाने वाली हैं? जी गीतिका, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कह दूं आपका। और रेडियो फीचर की अगर हम बात करें तो बीबीसी में जब 1923-24 को रेडियो नाटक की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त रेडियो फीचर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लोगों को पता नहीं था कि रेडियो फीचर क्या होते हैं। कुछ ख़ास ओकेजन्स पर, जैसे क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, कुछ फेस्टिवल्स हो गए, तो इन ख़ास मौक़ों पर स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाते थे और इनको कहा भी जाता था स्पेशल प्रोग्राम, और इनकी अच्छी खासी पब्लिसिटी की जाती थी न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, और इन्हें फीचराइज्ड प्रोग्राम भी कहा जाता था। और तब फीचर प्रोग्राम का मतलब था कोई ख़ास प्रोग्राम। तो इन रेडियो फीचर्स ने धीरे धीरे इनमें तब्दीली आना शुरू हो गई। तो रेडियो फीचर में ये होना शुरू हो गया कि जो रियल लाइफ घटनाएँ हैं और लोगों की इंटरव्यूज़ पर बेस्ड रियल लाइफ से घटनाओं को कर उन पे बनाना शुरू हुआ फीचर। लोगों के इंटरव्यू, उसको और ज़्यादा रियल बनाने के लिए लोगों के इंटरव्यूज़ उसमें डाले गए। घटनास्थल पर या जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ का हम फीचर बना रहे हैं, वहाँ जाके प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स होना शुरू हो गई। तो आज इन्हें रेडियो फीचर या रेडियो डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। तो रेडियो रूपक की हम अगर बात करते हैं कि ये क्या है, तो कोई भी प्रोग्राम जो बेसिकली नाटक नहीं है लेकिन टेक्निकली कहीं ना कहीं वो नाटक से जुड़ा हुआ है, उसको हम फीचर कह सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक नाटक नहीं है
इट्स नॉट अ प्ले, इट्स नॉट अ रेडियो ड्रामा, बट इसमें कुछ अंश हैं जो रेडियो ड्रामा के हैं, टेक्निक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रेडियो ड्रामा की इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसको हम फीचर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम इसमें कई बार म्यूज़िक का भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम डायलॉग्स भी डाले जाते हैं, इसमें इफ़ेक्ट्स भी डाले जाते हैं। जो सारी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो एक रेडियो नाटक में डाली जाती हैं वही फीचर में भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फिर भी ये नाटक नहीं है, ये फीचर है। और वो सब चीज़ें होते हुए भी ये फैक्ट्स पर बेस्ड है और कहीं ना कहीं अपनी नाटकीयता को लिए हुए है। जी, अब मुद्दा यहाँ पर उठता है कि रेडियो फीचर जो है वो रेडियो ड्रामा से भिन्न किस प्रकार है, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने पिछले लेक्चर्स के माध्यम से रेडियो ड्रामा के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की और आपने भी रेडियो फीचर्स के बारे में बताया, तो क्या अंतर है दोनों में? जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो रेडियो फीचर है वो जो है वो उसमें ड्रामा से अलग है वो, लेकिन उसकी जो टेक्निक्स हैं वो रेडियो ड्रामा से ली गई हैं, रेडियो ड्रामा पर बेस्ड हैं। उसमें हम म्यूज़िक का भी इस्तेमाल करते हैं, डायलॉग्स भी इस्तेमाल होते हैं, इफ़ेक्ट्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो फीचर है वो हमेशा, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है फीचर में, जो रेडियो ड्रामा और रेडियो फीचर को अलग करता है, वो है कि जो रेडियो फीचर है वो फैक्ट्स को लेकर चलता है, सच्चाई को लेकर चलता है, और जो रेडियो ड्रामा है वो इमेजिनेटिव है, इमेजिनेशंस को लेकर चलता है। आप एक कहानी को प्लॉट अपने दिमाग में लेते हो और उसको फिर आप डेवलप करते हो, कहानी इमेजिनेटिव होती है, उसको आप लेकर आगे चलते हो। लेकिन जो रेडियो फीचर है वो रियल और वास्तविक घटनाओं और सूचनाओं पे डिपेंड होता है, मुनहसर होता है। इसमें रियल फैक्ट्स होते हैं, रियल घटनाएं होती हैं, इन सब की ज़रूरत होती है। जबकि रेडियो नाटक में ये नहीं है, वो प्योरली इमेजिनेटिव है। ये बात अलग है कि जो रेडियो नाटक है वो भी किसी घटना से इंस्पायर होकर आप एक रेडियो नाटक लिखते हो, लेकिन रूपक में ऐसा नहीं है, फीचर में ऐसा नहीं है। फीचर जो होता है प्योरली किसी ना किसी घटना को लेकर, उसको लेकर हम आगे चलते हैं, और वो पूरी की पूरी, चाहे हम इसमें इंटरव्यूज़ लें, चाहे फैक्ट्स लें, चाहे जो भी हम चीज़ लें, वो सारी बिल्कुल फैक्ट होनी चाहिए ताकि लिसनर को पता चले कि वाकई चीज़ें हो रही हैं और ये क्लियर है। रूपक और नाटक में जो बात बताई गई, जो मेन डिफरेंस ऑफ फैक्ट और इमेजिनेशन का है कि जो फीचर है वो फैक्ट्स पे है, और जो रूपक है वो रूपक है वो फैक्ट्स पे रहता है, और जो ड्रामा है, रेडियो ड्रामा है, वो इमेजिनेशन पे है। नाटक में कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई कथानक होता है। रूपक में कथानक नहीं रहता, स्टोरी नहीं रहती रूपक में। जैसे अगर हम दहेज पे कोई फीचर बना रहे हों, दहेज की बुराइयों को लेकर हम कोई फीचर बना रहे हों, तो उस पर लिखना हो, तो अगर हम नाटक लिखेंगे दहेज की बुराइयों को लेकर, हम अगर कोई नाटक लिखते हैं तो उसमें हम एक स्टोरी को लेकर आगे चलेंगे और उसको डेवलप करेंगे आगे। पूरा इमेजिनेटिव होगा, रियल नहीं होगा, जबकि जो टॉपिक है वो हमने सोसाइटी से ही लिया हुआ है। लेकिन रूपक में ये होगा कि हमने दहेज की बुराइयों पे हमने रूपक बनाना है, तो हम इसमें फैक्ट्स को यूज़ करेंगे। कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो जिनको ये सब झेलना पड़ा है, उन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, उस घटना पे जाकर वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, सारी चीज़ें रियल होंगी। ये रूपक में होता है, लेकिन जो हम ड्रामा करेंगे तो ड्रामा में ये चीज़ नहीं होगी। रूपक में रियल लाइफ इंसिडेंट्स का भी जिक्र होता है, चित्रण होता है, और उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही रूपक की जो स्क्रिप्ट होती है वो लिखी जाती है, कि इसमें पूरी जो चीज़ हो वो फैक्ट्स पे आधारित हो, उसी को ध्यान में रखकर जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाए। और नाटक में तो पूरी तरह से आप एक प्लॉट लेते हो और इमेजिनेशन को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर, इमेजिनेशन को लेकर आप आगे चलते हो। जैसे जो रूपक है इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृति, जीवन चरित्र, विज्ञान, कोई भी टॉपिक हम ले सकते हैं जो फैक्ट्स पे बेस्ड हो। और जैसे रूपक के माध्यम से हम स्वाधीनता संग्राम के बारे में बता सकते हैं, किसी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में बता सकते हैं रूपक के ज़रिए ही, और किसी प्रदेश की जो संस्कृति है उसको भी हम रूपक के ज़रिए ही बता सकते हैं। वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं, उनको हम डेवलप करके, फैक्ट्स को ध्यान में रखकर, उसी तरह से इंटरव्यूज़ करके, उसी तरह के फैक्ट यूज़ करके हम उसको लेकर आगे चल सकते हैं। रोगों की रोकथाम को कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जा सकता है। इन शॉर्ट, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, किसी भी टॉपिक पर आप रूपक लिख सकते हो।
जी, तो किसी भी विषय पर हम रूपक लिख सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान बस बताएं। ये रहे कि वो जो भी चीज़ हम ले रहे हैं रूपक में, वो पूरी से पूरी की पूरी तरह फैक्ट्स पे बेस्ड हो, इमेजिनेशन उसमें कहीं भी यूज़ ना की जाए। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के माध्यम से पाया था कि नाटकों में ख़ास तौर पर जब हम अंतर की बात कर रहे हैं तो नाटकों में हम डायलॉग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या फीचर्स में भी डायलॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है? फीचर में डायलॉग्स का इस्तेमाल होता है, नाटकीयता का हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, उसका जिक्र मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। लेकिन नाटकीयता होती है, लेकिन पूरी तरह से वो ड्रामा ना होते हुए भी ड्रामा है। लेकिन फीचर बिल्कुल अलग होता है। ड्रामा होगा, उसमें ड्रामा के अंश होंगे, लेकिन वो ड्रामा नहीं होगा। और अगर हम मेन जो मुख्य उद्देश्य है फीचर का, कि फीचर को लिखने का एम क्या है, लोगों तक पहुंचाने का एम क्या है, क्या वो चीज़ ड्रामा से पूरी नहीं हो सकती, जबकि ड्रामा के जो अंश हैं वो भी रूपक में हैं। सिर्फ रूपक फैक्ट्स पे बेस्ड है। ड्रामा में हम लोग किसी टॉपिक को ले लेते हैं जो समाज से ही हमने वो टॉपिक लिया हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से इमेजिनेटिव है। तो फिर क्या एम होना चाहिए रूपक का? तो रूपक लिखने का जो मेन उद्देश्य है, जो छात्र रूपक की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं उनको मैं ज़रूर बताऊंगी कि जो रूपक लिखने का जो मेन एम है वो है मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का ज्ञान बांटना, और ये ज्ञान कहीं का भी हो सकता है। रेडियो रूपक के लिए जब स्क्रिप्ट लिखनी हो तो ये बात जैसा कि मैंने बार बार ये बोला है अभी, जितनी देर मैंने बात की, कि जो फैक्ट्स होते हैं वो होने चाहिए, लेकिन लोगों की रियल लाइफ पे बेस्ड होना चाहिए, लेकिन उसमें रोचकता ज़रूर होनी चाहिए। ये मेन एम है रूपक का, कि उसमें, क्योंकि फैक्ट्स आप इकट्ठे लाओगे और फैक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ड्राई हो जाते हैं। उन सारे फैक्ट्स में आप किस तरह से क्या चीज़ लाओगे ऐसी कि वो लोगों के इंटरेस्ट को बांध सके, उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कर सके कि ये रूपक आने वाला है और हमको सुनना है ये रूपक। तो ये चीज़ें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए एक राइटर को, जब वो फैक्ट्स को ध्यान में रखकर, फैक्ट्स को इकट्ठा करके एक रूपक लिखने बैठता है। तो इंटरेस्ट अगर हमने पैदा करना है, एक हमने अपने लिसनर के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ बातें अपने जहन में रखनी चाहिए कि उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें रियल लाइफ फैक्ट्स तो हों, लेकिन ये जो रियल लाइफ जो फैक्ट्स हों वो उनमें कुछ ऐसा हो कि वो आप एक जो श्रोता है, जो रूपक को सुन रहा है, उसमें वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। तो तो ये जो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जैसे आप फैक्ट्स ही अपने रूपक में लाओगे और फिर एक वार्ता और एक भाषण में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं वो एक आप रेडियो टॉक में भी हो जाते हैं। जो वो अगर आप भाषण दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो रेडियो पे, तो उसमें भी वो फैक्ट्स आ सकते हैं। तो क्या डिफरेंस हो जाएगी? वो तो जस्ट मोनोटोनस सा हो जाएगा कि आप टॉक पढ़ रहे हो या एक स्पीच दे रहे हो रेडियो पे, वो सारी चीज़ें फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। तो क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो जो फीचर आपने लिखा हुआ है वो एक जो श्रोता है उसको बांध सके, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सके। तो ये सब बातें जो रेडियो रूपक लिखने वाला जो राइटर है उसको अपने जहन में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ये है कि रेडियो रूपक लिखने के लिए जो राइटर है उसको ये तो जहन में रखना ही होगा कि जो भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं उनको वो लिखें, लेकिन जो भी इंसिडेंट्स वो चूज़ कर रहा है उनको वो बहुत केयरफुली चूज़ करें कि ये बहुत सही हो, उनको उसने आगे क्या किस तरह से डेवलप करना है कि वो लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करें। और जो भी फैक्ट्स वो ले रहा है उन फैक्ट्स पर एक राइटर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो जो कंट्रोल का ये मतलब हुआ कि जब वो आगे ले जाएगा या जो भी प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस करेगा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली फीचर को, तो उस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा उसमें ड्रामा भी आ जाए। फैक्ट्स को ध्यान में रखते हो, फैक्ट्स बहुत ज़रूरी चीज़। अगर एक फीचर में फैक्ट्स नहीं हैं तो वो फीचर नहीं है। अगर उसमें रियल लाइफ को लेकर इंसिडेंट्स नहीं है तो फीचर नहीं है, वो फिर ड्रामा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इन सब चीज़ों को एक जो राइटर है उसको सबसे पहले तो फैक्ट्स लिए उसने, उसके बाद उसको उन फैक्ट्स को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि वो ड्राई ना लगें। उसमें कहाँ किस तरह का इफेक्ट यूज़ होगा, किस तरह से उसमें म्यूज़िक यूज़ होगा, किस तरह से उसकी ओपनिंग होगी, ये सारी चीज़ें उसको जहन में रखनी होंगी, तभी उसका एक जो फीचर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे बात ये है कि जो फीचर की जो जान है वो है फैक्ट्स,
कि आपने समाज से जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स लिए हैं उनको आप एक फीचराइज प्रोग्राम में प्रेजेंट कर रहे हो। अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें म्यूज़िक है, डायलॉग्स हैं, रियल जो लोग हैं जिनके सही घटनाएं हो चुकी हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखना चाहिए कि ये चीज़ें तो उसके फीचर में हों, और ये चीज़ें कहीं भी मरनी नहीं चाहिए, कहीं भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कहीं चीज़ें लॉस नहीं होने चाहिए उसके फीचर में। और इन सब चीज़ों को खोए बिना किस तरह से वो अपने फीचर को एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट देकर लोगों तक पहुंचा सकता है, ताकि जो सुनने वाला श्रोता है, जो फीचर है, वो उस श्रोता को बांध सके। जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि श्रोताओं को बांधना शायद किसी भी प्रोड्यूसर का, जब आप जैसे प्रोड्यूसर रिकॉर्ड करवाते हैं तो मकसद कहीं ना कहीं ये होता है कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उन तक वो बात पहुँचे और उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो। और ये सबसे बड़ी चीज़ तभी होगी, जो प्रोड्यूसर भी तभी कर सकेगा जब आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी। अगर फीचर की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हो, उसमें वो सारी चीज़ें ना हों जो एक श्रोता को बांध सके, तो फीचर की जो आत्मा होती है, कहते हैं ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो लोगों तक पहुँच नहीं पाएगा। जो मैसेज आप उस फीचर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है एक राइटर के लिए कि जब वो एक फ़ीचर लिख रहा है तो उसको सबसे पहले तो अपने जहन में ये रखना चाहिए कि वो एक फ़ीचर लिख रहा है और ड्रामा नहीं लिख रहा। ड्रामा में मैंने जैसे पहले बताया, ड्रामा लाइफ की इंसिडेंट्स पे ही बेस्ड होता है, लेकिन उसमें इमेजिनेशन होती है। और जो फीचर है वो लाइफ की इंसिडेंट्स, रियल लाइफ की इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन उसमें इमेजिनेशन नहीं है। उसमें प्योरली लाइफ की जो घटनाएं हैं, जो घट चुकी हैं किसी एक व्यक्ति के साथ या किसी के साथ, या ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, तो वो जो हम किसी महान व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, उसके साथ साथ जो हुआ है, उसकी जो भी चीज़ें हैं, उन सबको एक रियल लोगों के इंटरव्यूज़, जो इंसान के साथ वाबस्ता थे, उनके इंटरव्यूज़ हम लोगों को एक फ़ीचर में डालने हैं। और इन सब चीज़ों को इस तरह से डालना है कि वो अपनी जो वास्तविकता है उसको ना खोए, और उसमें थोड़ा सा ड्रामा भी आ जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ड्रामा और रेडियो के डिफरेंस में, तभी एक फ़ीचर लोगों तक पहुँच जाएगा। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी फीचर में, तो फिर रेडियो फीचर और रेडियो जो वार्ता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वार्ता भी में भी फैक्ट्स होते हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हो माइक्रोफोन के ज़रिए, तो लेकिन ये चीज़ फीचर में नहीं होती। फीचर में आपने रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को, क्योंकि जो इंसिडेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं ड्राई होते हैं, उनको ड्रामेटिक वे में आपने लोगों तक पहुँचाना है, उनकी वास्तविकता को खोए बिना। जी, यहाँ पर आपने फिर एक अहम पहलू जोड़ दिया है कि वास्तविकता को खोए बिना जो है हमने फैक्ट्स को, उन तमाम तथ्यों को, बातों तक, लोगों तक पहुँचाना है। यहाँ पर एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि जब हम खास तौर पर रूपक की बात कर रहे हैं, फीचर्स की बात कर रहे हैं, और जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे में लिखने वाले के लिए शोध करना, यानी कि रिसर्च करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप ड्रामा लिख रहे हो, तो ड्रामा लिखने के लिए भी अगर आपने कोई टॉपिक उठाया है और आपको पता नहीं है कि आपको उसके अंदर क्या, आप क्या लिखोगे, तो आप किताबें पढ़ना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप पढ़ना बहुत ज़रूरी, जितना आप पढ़ोगे उतनी आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप, जितनी आपकी इमेजिनेशन होगी, जितना आपके अंदर शब्दों का भंडार होगा, तभी आप उसको यूज़ कर सकोगे आगे। ये ड्रामा में होता है। और अगर आप एक फ़ीचर लिख रहे हो, जैसे अगर आप सपोज एक फ़ीचर लिखा है, अगर हम HIV एड्स पे अगर हमने कोई फ़ीचर लिखा है, तो उसमें काल्पनिक चीज़ें आप नहीं इस्तेमाल कर सकते कि इतने लोगों को ये हुआ, इतने लोग ठीक हुए, इंडिया में इतने लोग HIV एड्स से पीड़ित हैं, और इतना जो भी संख्या आप देंगे वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो संख्या करेक्ट नहीं होगी तो आपका तो सारा झूठ है, फैक्ट्स है ही नहीं। तो लोग, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी, बहुत अहम रोल अदा करती हैं। अगर आपने शोध नहीं किया हो, अगर आपने रिसर्च नहीं की होगी अपने टॉपिक को लेकर जो आप लिखने जा रहे हो एक फ़ीचर के लिए, तो ये आपका फ़ीचर फिर आगे नहीं जा पाएगा, जगह नहीं बना पाएगा एक श्रोता के दिल में, और आपका एक एज अ राइटर भी आप आगे नहीं जा पाओगे अगर आप फीचर राइटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो। और फीचर राइटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा आगे चल के इतने आपके और प्राइज़ आपको मिलते हैं, आपके बाहर, इंडिया से बाहर भी आपके इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं फ़ीचर को लेकर, चाहे वो रेडियो फ़ीचर हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्रीज हो। तो ये सब चीज़ें तभी आप कर पाओगे जब आपने अगर किसी भी टॉपिक को आप ले रहे हो, आपको शोध करना, आपका रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे फीचर राइटर बन सकते हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप निरंतर बताते हैं कि किसी भी रेडियो ड्रामा हो या फीचर हो, उसके लिए निरंतर पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यही कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिख
लिख पाएंगे और अभिव्यक्त भी उतना ही अच्छा कर पाएंगे। मैं गुलजार साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था और मैं उसमें कमेंट्री कर रही थी विज्ञान भवन से। तो उसमें भी जब उन्होंने अवार्ड रिसीव किया दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी से। मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन मेरी सबसे ये गुजारिश है कि किताबों को बंद अलमारी में मत रहने दीजिए, किताबों को अपने पास लाइए, उनको खोलकर पढ़िए, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे अपनी ज़िंदगी में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कुछ आपने बातें गुलजार साहब की हमारे साथ शेयर करी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हम रेडियो फीचर्स की बात कर रहे हैं तो पात्रों का चयन किया जाता है, पात्र निर्धारित किए जाते हैं, तो ऐसे में किस तरीके से पात्र लिए जाते हैं? क्या वो कुछ काल्पनिक पात्र होते हैं या फिर हम ये बोल लें कि कह सकते हैं कि ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं? ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो इंसिडेंट्स होते हैं एक फीचर में, वो तो रियल लाइफ से इंस्पायर तो होते ही हैं, लेकिन कई बार ये भी ज़रूरी नहीं होता कि पात्र रियल हों। जैसे अगर हमने गोस्वामी तुलसीदास पर हमने कोई फीचर बनाना चाहते हैं, तो उन गोस्वामी तुलसीदास पर हम कई तरह से हम एक फ़ीचर लिख सकते हैं। आज अगर उनकी जीवनी पर हम कोई फ़ीचर लिखना चाहें तो उनके दौर के कवि तो अब हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जो उनके जीवन, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, या उन लोगों के हम इंटरव्यू ले सकते हैं। ये रियल लाइफ इन द वे कि ये गोस्वामी तुलसीदास के दौर के लोग नहीं हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो उनके जन्म स्थान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी क्या राय है उनको लेकर। और या फिर हम ऐसे लोगों को ले सकते हैं जिनके दिल में उनकी जो कविताएं हैं वो रटी हुई हैं, उनकी कविताओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जो सारी जानकारी दें, वो सोर्स भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर तुलसीदास के गीतों पर हम कोई फीचर बनाना चाहें, तो गीतों के गायकों, रामलीला करने वाले और देखने वालों से, जिस समुदाय में तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो उनके अंदर, उनकी रूह में, उनके जहन में बसी हुई है, उस समुदाय के सदस्यों से बातचीत करके उनके विचारों को, उनकी प्रतिक्रियाओं को, तुलसीदास की कविताएं जो गा के सुना रहे हैं, उन सबको रिकॉर्डिंग करके सारा मटेरियल तैयार करके हम एक फीचर बना सकते हैं। जी जी, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है जब हम किसी बात को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन ये ड्रामा नहीं है, इसमें जो हमने पात्र लिए हैं वो गोस्वामी तुलसीदास के वक्त के नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त के लोग तो हो ही नहीं सकते। लेकिन हमने ये किया है कि हमने वो वाले पात्र लिए हैं जो रियल लाइफ में तो हैं, लेकिन जो जिनके जहन में तुलसीदास बसे हुए हैं, जिनके दिलों में तुलसीदास की कविताएँ रची बसी हैं, जो तुलसीदास को किस कदर से उनसे इंस्पायर हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज़ हम लोग ले सकते हैं, उनकी कविताओं को हम लोग ले सकते हैं। जिन लोगों के दिलों में उनकी कविताएं बसी हुई हैं, उनकी कविताओं को हम रिकॉर्ड करके, उन सबको हम इकट्ठा करके एक मटेरियल बना सकते हैं। उसके बेसिस पे हम एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि सभी छात्र छात्राएं जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से रेडियो फीचर्स लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। हम कुछ उदाहरण भी काजल जी के माध्यम से पेश करेंगे, पर उससे पहले काजल जी जानना चाहूँगी कि क्या जब हम कोई रेडियो फीचर बनाते हैं तो क्या हम उसे कोई टाइटल देते हैं, कुछ नाम देते हैं? यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी टाइटल के बारे में। जैसे हमने शोध की बात की थी, एक मेरे पास एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी इसके बारे में, कि जैसे अगर हमने HIV एड्स के बारे में हमने बात की थी, यहाँ टाइटल को भी कवर कर लेंगे हम लोग। टाइटल की जैसे आपने बात कही, टाइटल ऐसा होना चाहिए कि वो एक उसमें क्यूरियोसिटी हो एक लिसनर के लिए, वो लिसनर को बांध सकें। जैसे HIV एड्स पे हमने कोई फीचर बनाना है, तो हम जस्ट उसका अगर टाइटल दे देंगे HIV एड्स, तो वो बहुत उसमें रस नहीं है, उस टाइटल में रस नहीं है, और लिसनर को लगेगा हाँ ये जो फीचर है इसमें तो HIV एड्स के बारे में ही बताएंगे, तो इतना वो बांधेगा नहीं एक लिसनर को। अगर हम उसका टाइटल रखें एक आहट ज़िंदगी की, तो वो उसमें थोड़ा सा लिसनर के लिए बड़ा क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि इस टॉपिक में क्या है, इसको मुझे सुनना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि बड़ा जो ऐसा टॉपिक है जो कानों को अच्छा लग रहा है सुनने में। तो हमने इसमें हम जो फीचर है उसमें हमने जैसे ओपनिंग की, तो वॉइस आती है एक, अज्ञान को ज्ञान की आहट, एक आहट हर दिलो दिमाग पर, ये मौत के दरवाजे पर ज़िंदगी की आहट है। ये आहट है जानकारी की, ताकि किसी को ना पीना पड़े एड्स का जहर।
तो इस ओपनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बांध सके, उसको लिसनर को बांध सके। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो लिसनर को बांध सके, जस्ट एक जनरलाइज सा टाइटल ना होके अगर हमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके टाइटल लिया तो वो बांध सकेगा। और उसके बाद शोध की जब हमने बात की थी, जैसे इसमें एक नरेटर कहता है 1981 संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति की किसी अज्ञात रोग से मौत हुई थी। तो 1981 में यूएसए में जो पहली बार एड्स से आदमी मरा था, अगर लिखने वाले ने शोध ना किया हो, रिसर्च ना की हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि 1981 में क्या हुआ था, यूएसए में कैसे मरा था आदमी। वॉइस, आज औसतन 10,000 व्यक्ति रोज़ इस रोग के शिकार हो रहे हैं। इस रोग को आज हम HIV एड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी रिसर्च आ गया। और वॉइस, एड्स मानव सभ्यता के इतिहास में अब तक की सबसे खतरनाक बीमारी है और इसे जूझना सबसे बड़ी चुनौती। वॉइस 2, हमारी ज़िंदगी के ये हिस्से कभी मजबूरी, कभी ज़रूरत और कभी आधुनिकता की दौड़ में बेतहाशा भागने की ललक, नई उभरती मानसिकता, जीने के नए अंदाज, मूल्यों की परिभाषा और हमारी बेवकूफ़ियाँ। शरीर एक मंदिर है, ये अब हम सब शायद भूलने लगे हैं। बचपन में पढ़ी वो पंक्ति, हेल्थ इज़ वेल्थ, शायद बचपन के साथ ही कहीं पीछे छूट गई है। और नतीजा क्या हुआ। वॉइस 2, खतरनाक बीमारियों में से एक लाइलाज बीमारी एड्स। राष्ट्रीय एड्स बोर्ड नियंत्रण के जन स्वास्थ्य जो भी विशेषज्ञ हैं, जिनसे हमने इतना तो हमने ओपनिंग कर ली 2 वॉइसेस को लेकर। उसके बाद हम जब वापस आते हैं कि हमने जो फैक्ट्स लेने हैं, तो जो भी हम सबसे पहले लेंगे, जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो भी हैं वहाँ के, उनका नाम लेके कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। एक ऑथेंटिक हो गया कि वहाँ की जो है वो इमेजिनेशन नहीं है, हम किसी रियल इंसान से बात कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं एड्स के बारे में। उनसे बातचीत कर ली, फिर हमने इसको कैसे दोबारा से एक स्क्रिप्ट पे पिरोया, उसको करके जितना हमने लेना है उसका हम आगे बात करेंगे, हमें कितना इंटरव्यू लेना चाहिए। उसके बाद हमने उनसे बात की तो फिर से वॉइस आ जाती है। स्वस्थ जीवन शैली अगर नहीं हो तो कभी कभी ऐसे मोड़ तक पहुंच जाती है ज़िंदगी जहां आदमी को मौत और मौत के इंतज़ार के सिवा कुछ भी नहीं रहता। वॉइस 2, ये एक कड़वा सच है कि तमाम श्रेष्ठता और उन्नति के बावजूद अब तक इस बीमारी की कोई ख़ास दवा विकसित नहीं की जा सकी है। उपाय सिर्फ एक है और वो है जानकारी। सिर्फ जानकारी ही समाज में फैल रही इस बीमारी को हटाने में हमारा हथियार सिद्ध हो सकती है। क्या आपको मालूम है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा। वॉइस 2, स्त्री, पुरुष और बच्चे, शहर, गांव, यहाँ वहाँ, ये बीमारी अब हर जगह, हर दिशा में फैल चुकी है। क्या तब भी आप निश्चित हैं? अगर हैं तो अपनी निश्चितता को, आपकी जो निश्चितता है उसको किस हद तक आप सही मानते हैं। फिर से हम इसमें किसी डॉक्टर का इंटरव्यू ले सकते हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, और वो किस तरह से लोगों को जानकारी दे सकते हैं, उनसे सवाल जवाब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से इंटरव्यू ले लेंगे। उसके बाद अगर हमने इसको और जोड़ना है, ये एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूँगी। वॉइस फिर कहती है, एड्स अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में महामारी की शक्ल ले लेगा। फिर हमने इसमें ये नरेटर की वॉइस ले ली। इसके बाद फिर से हम किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि एड्स जो बढ़ रहा है इसके क्या कारण है। हम किसी भी जनरलाइज वे में किसी भी लेमैन को ले सकते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या समझता है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम एक माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना करती है। अनजाने में आप अपने बच्चे को ज़िंदगी की जगह मौत न दे डालें, इसलिए जानिए, बचिए और आने वाली पीढ़ी को भी असमय मौत के अंधेरे से खो जाने से रोकिए। यहाँ पे भी हम किसी डॉक्टर का इंटरव्यू ले सकते हैं, जो लेमैन है उनके इंटरव्यू ले सकते हैं, समाज के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि किस तरह से इसकी रोकथाम होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। साक्षात इंटरव्यू ले सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है। ये इनके जो हमें जवाब है वही लोग दे सकते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये अगर HIV एड्स की हम बात करते हैं तो ये बहुत थोड़ा सा ड्राई टॉपिक हो जाता है, जो लिसनर को शायद इतना बांधेगा भी नहीं। लेकिन अगर इसकी स्क्रिप्ट आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, आपकी जो नरेशन होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपका जो टॉपिक होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, आपको थोड़ा इनडायरेक्टली आपको थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट आपका बिल्ड करेगा कि लिसनर कहेगा कि मुझे पूरा प्रोग्राम सुनना ही सुनना है।
इंटरव्यू जो आप ले रहे हो वो बहुत हार्डकोर फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, तो बहुत ड्राई हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए फिर राइटर का काम आ जाता है कि अगर वो लिख रहा है स्क्रिप्ट तो उसकी जो लैंग्वेज होगी इस तरह के स्क्रिप्ट लिखने में किस तरह से होगी, किस तरह से वो इंटरेस्ट बांधेगा। ये एग्जांपल मैंने अभी अपने लिसनर्स को बताया। और टाइटल की जैसे अभी आपने बात कही थी कि किस तरह का टाइटल और होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि वो थोड़ा उसमें रस होना, नीरसता नहीं रहनी चाहिए। वो एक जो लिसनर है उसको उसकी क्यूरियोसिटी को बांधे रखे, उसके इंटरेस्ट को बांधे रखे। अगर हम सपोज़ हम कहते हैं, एक टॉपिक ले लेते हैं, हम सूफ़ी कवित्री लल्लीश्वरी पे कोई फीचर बना रहे हैं और हमने सीधे टॉपिक दे दिया सूफ़ी कवित्री लल्लीश्वरी, ये टॉपिक भी नहीं बांधेगा। या हम स्वाधीनता संग्राम पे एक फीचर बना रहे हैं और हमने टॉपिक दे दिया भारतीय स्वाधीनता का इतिहास, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इतनी आसानी से जो लिसनर का इंटरेस्ट ना तो बांधेंगी, ना तो उन्हें हिट करेंगी, ना ही वो सोचेगा कि मुझे ये फीचर सुनना है। कि क्योंकि जो टॉपिक है तो पूरा का पूरा बता रहे हैं कि इसके इस फीचर में क्या होगा, इसमें स्वाधीनता के बारे में होगा या लल्लेश्वरी के बारे में जो फीचर बना रहे हैं उसमें लल्लेश्वरी के बारे में होगा। अगर आपने एक इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है एक लिसनर के मन में, तो उसको टाइटल का जो चुनाव है, टाइटल का जो चयन है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया मैंने HIV एड्स के बारे में, तो उसका टाइटल अगर HIV एड्स की जगह हमने सीधे रख दिया कि अज्ञान को ज्ञान की आहट या एक आहट ज़िंदगी की, इनमें से आप कोई भी टाइटल रख सकते हो। सूफ़ी कवित्री लल्लेश्वरी, अगर उस पर आप कर रहे हो तो आप टॉपिक इस तरह से दे सकते हो कि मानवता की आवाज़, क्योंकि सूफीज़म को उन्होंने बहुत जो कविताएं लिखी थी, इंसानियत को, मानवता को लेकर बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। तो आप ये टॉपिक रख सकते हो कि मानवता की आवाज़। और उसके अलावा जैसे स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के बारे में आप लिख रहे हो तो क्रांति की आवाज़ें, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको हिट करते हैं, आपके इंटरेस्ट को बिल्ड करते हैं और लिसनर सोचता है नहीं मुझे ये सुनना ही सुनना है। और इस तरह के मुझे जो हमारा जो फ़ीचर है ये मुझे सुनना है। और ये ज़रूर कहूँगी कि फ़ीचर जो होते हैं वो फैक्ट्स पर आधारित होते हैं, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ। और रूपक लिखते वक्त राइटर को टॉपिक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे, जो भी फैक्ट्स हों वो ले लें, और जो भी रिलेटेड सोर्सेज हों उनसे वो फैक्ट्स कलेक्ट करें। जो भी उसको रिसर्च करना है इन चीज़ों को लेकर, उन सब चीज़ों को वो इकट्ठा करें। और जितनी सही जानकारी उसके पास होगी एक फ़ीचर को लिखने से पहले, जितनी सही जानकारी वो इकट्ठा करेगा, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा वो जो उसका फीचर होगा, उसका जो रूपक होगा वो रिलायबल होगा। और उतने ही सच्चाई से, जिस सच्चाई से वो एक स्क्रिप्ट लिख रहा है, उसी सच्चाई से जो फीचर है वो उसका जो फीचर है, उसका जो लिखा हुआ फीचर है वो एक लिसनर को हिट करेगा, लिसनर को अफेक्ट करेगा। और सबसे पहले कि रूपक लिखने के वक्त राइटर को ये तो जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि जो वो फीचर लिख रहा है, जो वो रूपक लिख रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि क्या एम होता है रूपक को लिखने के लिए, ये राइटर को पता होना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंगली उसे जो राइटर है, रूपक लिखने वाला, उसकी जो रूपरेखा है उसी के अकॉर्डिंगली उसको तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे आपने तमाम बातें बताई कि किस तरीके से फैक्ट्स के साथ इमोशंस डाले जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फीचर एक तरीके का डॉक्यू ड्रामा है, जहाँ पर आपके पास आप थोड़ा नाटकीयता भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो तमाम फैक्ट्स भी अपने सुनने वालों तक पहुँचा रहे हैं। टाइटल के बारे में हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो सुनने वालों को बांधे और वो सुनने पर विवश हो जाए। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि फीचर्स में नरेटर का या नरेशन का क्या क्या योगदान होता है? रूपक में जनरली नरेटर की आवाज़ ली जाती है, जिसे सूत्रधार कहते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया, मैंने HIV एड्स पे जो हम फीचर का जो मैंने एग्जांपल दिया, कभी कभी क्या होता है हम तो एक ही नरेटर से कई बार काम चल जाता है, लेकिन कई बार आप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप 2 नरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेल या फीमेल, या स्वर 1 स्वर 2, तो उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और नरेटर मेल या फीमेल, मेल हो फीमेल हो या दोनों हो, तो एक विविधता आ जाती है इससे। तो ये बात ज़रूर
ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो सबसे पहले जब आपका फीचर है उसमें आपको नरेटर की ज़रूरत, सूत्रधार की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और सूत्रधार अगर 2 हों, अगर आपका फीचर बड़ा है और सूत्रधार 2 हों, मेल हो फीमेल हो, तो थोड़ा विविधता बढ़ती है और वैरायटी आ जाती है उसमें। लेकिन ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए जब आप एक फ़ीचर लिख रहे हो और उसमें नरेशन को आप डाल रहे हो कि नरेशन बहुत बड़ी ना हो कि आपकी जो नरेशन है उसी में सारा आपका जो जिस्ट है फीचर का उसी में आ जाए, ऐसा ना हो। फिर इंटरव्यूज़ जो होंगे, जो आप रियल लाइफ घटनाओं पे जाके, घटनास्थल पे जाके इंटरव्यू करेंगे, उनकी फिर कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो एक जो सूत्रधार है उसका सिर्फ इतना काम हो वो घटनाओं के साथ आपको जोड़े, जो लिसनर है उसको घटनाओं के साथ जोड़े। तो उस इसलिए जो नरेशन होती है वो बहुत बड़ी ना हो, 2-3-4 लाइनों से ज़्यादा नरेशन ना हो। और अगर वो बोलता रहेगा तो एक स्पीच सी लगेगी कि नरेटर बोलता जा रहा है, ये तो एक बड़ा स्पीच सी हो जाएगी और जो रूपक का जो टेम्पो है वो ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे नरेशन बड़े बने रहेंगे तो टेम्पो जो है वो ऑटोमेटिकली फीचर का बना रहेगा। और अगर हम नरेशन की भाषा की बात करें कि नरेशन की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, वो थोड़ी खूबसूरत सी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जैसा कि मैंने बताया था कि फैक्ट्स को लेकर चलता है एक फ़ीचर, तो फैक्ट्स तो थोड़े ड्राई हो जाते हैं। अगर इसमें जो नरेशन उसमें थोड़ा ड्रामा आ जाए, थोड़ी खूबसूरती आ जाए भाषा में, थोड़े खूबसूरत अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए तो खूबसूरती निखर के आ जाती हैं। और जो भाषा के ज़रिए जो रूपक है उसमें एक आकर्षण बना रहता है। और जो नरेटर है वो थोड़ा इंडिफरेंट रहता है सारी घटनाओं को लेकर, घटनाओं में खुद इन्वॉल्व नहीं आता। नरेटर को ड्रामा नहीं करना है, उसको सिर्फ फैक्ट्स बताने। जब आप किसी नरेटर को ले रहे हो उसमें नरेटर को इमोशंस को अपनी यूज़ नहीं करना। जैसे ड्रामा में एक पात्र अपने इमोशंस को इस्तेमाल करता है, वैसे जब नरेशन कर रहे हैं तो नरेटर को अपने इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको इंडिफरेंट होते हुए एक इंसिडेंट्स के साथ अपना टेम्पो बदलना है। टेम्पो जैसे उसका चल रहा है उसी टेम्पो को वो कभी तेज़ कभी धीमा ऐसे करके लेके चल सकता है, लेकिन सडनली इसमें इमोशंस नहीं आएंगे। जी, यहाँ पर आपने बात की कि किस तरीके से जो है नरेटर और नरेशन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से बहुत सारी आवाज़ों को लेकर भी एक यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि क्या बहुत सारे आवाज़ों का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है किसी रेडियो फीचर में? 2 आवाज़ें तो बिल्कुल इस्तेमाल होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएंगे तो राइटर भी कंफ्यूज हो जाएगा, सुनने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, नरेटर है या रियल लाइफ के जो लोगों को लिया गया है। इसलिए 2 लोगों से चाहे वो मेल हो, अगर मेल फीमेल हो तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा कि अगर आपने 2 आवाज़ें आप ले रही हो एक फीचर में, तो वो एक मेल की हो एक फीमेल की, उससे ज़्यादा आवाज़ ना हो। एक आवाज़ से भी काम चल सकता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप 2 आवाज़ें ले सकते हो। और टाइटल की बात हमने कर ली। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ आती है जहन में, अगर आप एक फीचर को लिख रहे हो, इन चीज़ों को तो आप जहन में रखिए जो मैंने बताई हैं, लेकिन इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कि ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, एक फीचर की स्टार्ट कैसा होना चाहिए। रूपक की रोचकता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है इसकी जो ओपनिंग हो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। अगर सीधे नरेशन से ही हमने ओपनिंग कर ली कि सीधे नरेशन ले ली हमने, तो वो इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर आप किसी म्यूज़िकल इफ़ेक्ट से आप स्टार्ट करोगे तो उसमें खूबसूरती आ सकती है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक फ़ीचर है उसमें संगीत को हमने ले लिया, संगीत से हमने लेकर संगीत को फिर ओपनिंग संगीत से की, म्यूज़िक से की, और म्यूज़िक उभर के आहिस्ता से स्लो फेड आउट होते हुए वो बैकग्राउंड में चला जाता है। सूत्रधार, मानव और विश्व दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से प्रभावित, एक दूसरे से प्रेरित, उत्थान में भी और पतन में भी। इनमें से किसी एक की भी कहानी बिना किसी दूसरे का हवाला देते हुए पूरी नहीं हो सकती। शायद इसीलिए मानव जब अपने अतीत की ओर देखता है, कुछ याद करने के लिए, कुछ सीखने के लिए और यह जानने के लिए कि हम जिंदगी के सफ़र में कितनी दूरी तय कर चुके हैं। इसकी इतनी नरेशन, फिर हमने इफेक्ट दिया तेज़ हवा के चलने का और दूर से आता हुए समुद्र की लहरों का। सूत्रधार, ऐसे ही चिंता में डूबी एक महिला यात्री। ये जो फीचर है ये हमने पोर्ट ब्लेयर को लेकर बनाया था, एज ए टूरिस्ट रिजॉर्ट पोर्ट ब्लेयर। तो ओपनिंग हमने ऐसे की, उसके बाद बीच में हमने हवा का शो डाल दिया, फिर समुद्र की लहरों का इफेक्ट डाल दिया, उसके बाद फिर से सूत्रधार। ऐसे ही चिंतन में डूबी एक महिला यात्री माउंट हैरियट की चोटी पर खड़ी समुद्र की खूबसूरत नीलिमा बिखेरती जलराशि को देख रही थी। विशाल नारियल के पेड़, जहाँ तक देखो हरियाली ही हरियाली, और खाड़ी के उस पार बसी खूबसूरत
यक्ष नगरी पोर्ट ब्लेयर को देख रही थी। खूबसूरत घुमावदार सड़कें, ऊंची नीची चट्टानों पर बने लकड़ी और सीमेंट के मकान, सड़कों पर दौड़ती मोटर बसें और कार, विभिन्न वेशभूषा में इधर उधर घूमते लोग, मानो भारत की विभिन्न संस्कृतियों का संगम हो रहा हो। यहाँ भारत सिमट कर अपने छोटे से रूप में यहाँ आ गया हो। मंत्रमुग्ध यात्री ठगी सी अपलक देख रही थी उस नगरी की खूबसूरती को, सागर की लहरों पर नर्तन करती हुई नौकाओं को। फिर से तेज हवा की आवाज़ और सागर की आवाज़, हवा के ये झोंके रह रहकर शरीर को छू लेने वाले समय की गति की तेजी से प्रतीक थे। ये विशाल सागर की गहराई पता नहीं कितने अरमान छुपाए हुए हैं अपने अंदर। हर यात्री को यहाँ आकर कितनी रूहानी खुशी हासिल होती है। इस विशाल पर्वत की चोटी माउंट हैरियट ने तो इतिहास घटित कितनी ही घटनाओं को देखा होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्य तीर्थ पोर्ट ब्लेयर की विभीषिकाओं को, इन द्वीपों के उत्थान पतन का ये पर्वतराज जीवन साक्षी रहा होगा। काश ये बोल सकता। ये नरेशन आगे फर्स्ट एंड सेकंड जो बैकग्राउंड दे रहे हैं उस यक्ष नगरी का पोर्ट ब्लेयर के बारे में। उसके बाद यहाँ जो घूमने लोग आए हुए हैं उनके बारे में, उनके इंटरव्यूज़ पे बेस्ड ये आगे उनके इंटरव्यूज़ लिए कि कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ अच्छी लग रही हैं। तो रूपा की जो पहली नरेशन है वो बहुत सिंपल सी है, उसमें जस्ट एक जनरलाइज दिया हुआ है कि ये है। और उसके बाद जो दूसरा नरेशन का जो पार्ट है उसमें जो नरेटर है वो बैकग्राउंड को पेश कर रहा है कि इस जो हम टूरिज़्म पे जो हम फीचर बना रहे हैं पोर्ट ब्लेयर को लेकर, तो ये पोर्ट ब्लेयर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट वाली नरेशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है नरेशन का, जो सेकंड नरेटर कर रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जिस तरह से बैकग्राउंड को पेश कर रहा है एक लिसनर के सामने, वो बांध रहा है उसको, क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत सी चीज़ों को उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि समुद्र की लहरों को, लोग किस तरह इससे खूब अलग अलग तरह की पोशाकें पहनकर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक मिनी इंडिया वहाँ पे आ गया है। समुद्र की लहरें कैसे उड़ रही हैं और हर तरफ हरियाली हरियाली। ये चीज़ें ना एक लिसनर के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करती हैं। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में आती हैं। उसके बाद यात्रियों जो वहाँ घूमने के लिए लोग आए हुए हैं उनकी इंटरव्यूज़ को स्टार्ट करके इस फीचर को हम आगे ले जाते हैं। बिल्कुल, तो एक वो तरीका है जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो हमारा फीचर जो है आगे चलकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ये भी कहना चाहूँगी मैं कि अगर हमने किसी साहित्यकार, कवि या लेखक के ऊपर अगर हमने फीचर बनाना हो तो अगर हमें रिकॉर्डिंग मिल जाती है, अगर वो बहुत पहले के हों तो तब तो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल जाएंगी, उनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उनकी जो भी उनके बाद की अगर कोई हो तो अगर हमें उनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल जाए तो उस रिकॉर्डिंग के म्यूज़िक को हटा के हम उनकी रिकॉर्डिंग से, जैसे हमने अज्ञेय पे कोई फीचर बनाना है तो उनकी आवाज़ में जो उनकी कविताएँ हैं उसके साथ ओपनिंग करके हम एक फ़ीचर को आगे ले के जा सकते हैं। और जैसे अगर हमने कबीर पे फीचर बनाना हो तो उसके लिए उसमें थोड़ा सा ड्रामा आप डाल सकते हो, क्योंकि कबीर इतने जितना उन्होंने रचनाएं लिखी वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी रचनाओं ने लोगों के दिलों में एक आग सी पैदा कर दी थी, एक जोश सा पैदा कर दिया था। तो इसको ड्रामा जैसे जो फीचर है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि वो ड्रामा ना होते हुए उसमें ड्रामा की टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर कबीर पे हम फीचर बनाएंगे तो सबसे पहले कि हम एक भीड़ का इफेक्ट देंगे और उसके बाद भीड़ के इफेक्ट में से उस भीड़ के इफेक्ट में कबीर की आवाज़ उभर के आती है। कबीरा खड़ा बाजार में लुकाटे लिए हाथ, जो गर फूंके आप ना चले हमारे साथ। भीड़ के साथ बीच में ही, उसी भीड़ के बीच में ही कबीर की आवाज़ आ रही है। ये हमने ओपनिंग दे दी, थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है सुनने में। इसके साथ हमने नरेटर को लिया। नरेटर कहता है, ये आत्मविश्वास और विद्रोह की वाणी आज से लगभग 600 साल पहले गूंजी थी। ये कबीर की वाणी है, संत और महात्मा कबीर की, सत्यदृष्टा और युग उपदेशक कबीर की। ये उस कबीर की वाणी है जिन्होंने अपने युग के बाहरी आडंबरों और पाखंडों को अपने व्यंग्य बाणों से शत विक्षत किया था। ये उस कबीर की वाणी है जिसने युग की धरती पर उच्च आदर्शों की अमृत वर्षा की थी। ये उस कबीर की वाणी है जिसने मित्रता और शत्रुता के धरातल से ऊपर उठकर अपने युग के चौराहे में सबकी मंगल कामना की थी। ये नरेटर, उसके बाद फिर से भीड़ की आवाज़ और फिर से कबीर की आवाज़। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। फिर से नरेटर, महात्मा कबीर की मंगल कामना गूंजती रही और उनके महान व्यक्तित्व ने उनके युग जीवन को
अपनी तरफ आकर्षित किया। स्वर 1, महात्मा कबीर की मंगल कामना। भाई, ये कबीर साहब कौन हैं? स्वर 2, कबीर साहब को नहीं जानते? जो हमने इसमें ये बताना चाहूँगी, जब हमने ओपनिंग की उसमें हमने ड्रामा का इफेक्ट लिया, बीट का इफेक्ट लिया। उस बीट में से हमने इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कबीर की आवाज़ को उठा दिया, कबीर के दोहे को उठा दिया। उसके बाद नरेटर आ जाता है कि हम कबीर पे फीचर बना जो एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हम कबीर पे फीचर बन रहा है। उसके बाद जैसे उसकी नरेशन ख़त्म होती है, फिर से बीट का इफेक्ट, फिर से कबीर का दोहा। उसके बाद दो लोग आपस में बातें करते हैं। जैसे कई लोग, जिन लोगों को नहीं पता है कबीर के बारे में या आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये कबीर साहब कौन है? तो दूसरा आदमी कहता है कबीर साहब को नहीं जानते। दूसरा फिर से स्वर 1, नहीं, इनकी चर्चा नहीं सुनी है, पर इनके बारे में पूरी तरह नहीं जानते हम। स्वर 2, कबीर साहब पहुँचे हुए महात्मा हैं, इनकी बातें सुनोगे तब समझोगे कि कितनी गंभीर और ऊँची बातें कहते हैं वो। स्वर 2, इनका जन्म कहाँ हुआ था? फिर से दूसरी आवाज़, यहीं काशी में। किसके घर? ये लो भाई, किसी को मालूम नहीं। लोग कहते हैं कि जन्म के वक्त इनकी माता ने इन्हें लहरतारा के किनारे फेंक दिया था। स्वर 2, तब स्वर, नीरू जुलाहा अपनी पत्नी के साथ उसी रास्ते कहीं जा रहा था कि उसने उस बच्चे को वहाँ देखा। पति पत्नी के मन में स्नेह उमड़ आया। उन्हें अपना कोई बच्चा था ही नहीं। वे बच्चे को घर ले आए और उन्होंने बच्चे का नाम रखा कबीर। तो कबीर दास जुलाहे के घर में पले हैं? स्वर, हाँ हाँ, इसी तो कबीर साहब खुद मानते हैं, अपने को बार बार जुलाहा कहते हैं। अभी उस दिन एक पंडित को कह रहे थे कि मैं जुलाहा हूँ। लो भाई, एक दिन चलो ना उनके पास, मैं उन्हें नज़दीक से देखना चाहता हूँ कि वो कैसे देखते हैं, उनकी ज्ञान की बातें सुनना चाहता हूँ। स्वर 2, चलेंगे हम किसी दिन। ये जो हमने स्वर 1 और स्वर 2 हमने डाले हैं आवाज़ें, ये नरेटर की आवाज़ इसको नहीं कह सकते। नरेटर की आवाज़ तो वो थी जब नरेटर इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को। ये हमने थोड़ा ड्रामा इसमें डाला है कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि वो कबीर साहब के बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा ड्रामा हमने इसमें डाला, जो ड्रामा पूरी तरह से फैक्ट्स पर बेस्ड है। और उसके बाद फिर जब इनकी बातचीत ख़त्म होगी, फिर से हमने इसमें थोड़ा म्यूज़िक डाला और फिर से कबीर का हमने डाल दिया कि कबीर अपना काम कर रहे हैं और अपने दोहों को गुनगुना रहे हैं। तो इस तरह से हम, क्योंकि कबीर तो आज के दौर में है नहीं, लेकिन अगर हम आज के दौर के नौजवानों को या आज के दौर के लोगों को, बच्चों को बताना चाहें उनके बारे में, और या लिसनर के अंदर चीज़ें डेवलप करना चाहिए कि कबीर बेसिकली क्या थे, उनकी रचनाओं के बारे में बताना चाहें, तो हम इस तरह से ही इस फीचर को इंटरेस्टिंग वे में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक जो भी राइटर होते हैं, इस इंटरेस्ट से वो लिख सकता है और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। जी, बहुत ही उम्दा उदाहरण के ज़रिए आपने पूरे रूपरेखा तैयार कर दी, पूरी रूपरेखा समझा दी हमें रेडियो फीचर्स के बारे में। ये भी समझा दे कि किस तरीके से एक नरेटर जो है समा बांधता है, रूपरेखा तैयार करता है आगे के पूरे फीचर के लिए। और वहीं दूसरी, और उसमें अगर जैसे कबीर का उदाहरण दिया मैंने कि उसमें आप नरेटर ने तो अपनी बात कह दी, उसके बाद कबीर को और ज़्यादा जानने के लिए हमने उसमें डायलॉग्स डाल दिए। क्योंकि जैसे हमने पहले बोला था कि रूपक में डायलॉग्स भी होते हैं, म्यूजिक भी होगा, इफेक्ट्स भी होंगे, लेकिन वो ड्रामा नहीं है। रूपक पूरी तरह से फैक्ट्स पे बेस्ड है, लेकिन इसमें ड्रामा की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल जो कबीर का दिया था, इसमें ड्रामा भी आया हुआ है, इफेक्ट्स भी आए हैं, डायलॉग्स भी आए हैं दो लोगों के आपस में। दो स्वर जिनको हमने स्वर 1 या स्वर 2 का नाम दिया, तो वो डायलॉग्स फॉर्म में आए हैं। तो एक तरह से ड्रामा की फॉर्म को भी लिए हुए है। हम कह सकते हैं कि ड्रामा यानी कि नाटक कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी शैली है जिसके ज़रिए हम किसी भी हार्ड कोर फैक्ट को एक बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो पेश कर सकते हैं। जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रूपक की जो ओपनिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, चाहे वो गीत से हो, चाहे किसी म्यूज़िकल इफ़ेक्ट से हो, तो या किसी भी इफ़ेक्ट से हो। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ही है कि वो अपना टेम्पो लूज़ ना करे, अपनी गति लूज़ ना करे। और जो नरेटर है उसको ना जब वो बोलता है तो उसको अकॉर्डिंगली, टेम्पो के अकॉर्डिंगली अपनी गति को स्लो, कहीं फास्ट, कहीं कम, वैसे रखना चाहिए, अपनी गति को बदलना चाहिए। यहाँ एक एग्जांपल मैं और आपको देना चाहूँगी जो इंटरेस्ट रखते हैं फीचर को लिखने के लिए। ड्रामा लिखना फिर भी आसान है, फीचर को लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको फैक्ट्स को लेकर उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। और जैसा कि मैंने बोला है, जो स्क्रिप्ट फैक्ट्स होते हैं वो थोड़े
ड्राई होते हैं, तो अपनी स्क्रिप्ट को किस तरह से क्या क्या चीज़ें डालोगे वो आपको बता चुकी हूँ कि उससे उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए एक लिसनर के मन में। तो एक और नरेटर को किस तरह से अपना टेम्पो बनाए रखना चाहिए, और अगर अपना नरेटर अपना जो टेम्पो है वो लूज़ करेगा तो रूपक की जो जान है वो ख़त्म हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पे। सूत्रधार कहता है, सूत्रधार मीन्स नरेटर, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध ने एक सभ्यता का उपसंहार देखा। उसी मैदान में आज नई सभ्यता का उदय हो रहा है। सूत्रधार 2, हर इंसान को काम करने का बल मिला है। सूत्रधार 1, और उसे ज़िंदगी की खुशी को बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। सूत्रधार 1, और समृद्धि के साधनों पर सारे समाज का अधिकार होना चाहिए। सूत्रधार 1, इसी क्रांतिकारी विचार ने जनता में स्फूर्ति भर दी है, हताश दिलों में साहस भरा है और पल पल जल रहे यकीन को पक्का बना दिया है। और जनता ने कहा, फिर जनता की आवाज़, जिनके आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, बीच में जा के लोगों के इंटरव्यूज़ दिए हैं कि हम भी ये रोज़गार को लेकर फीचर है कि वहाँ क्या क्या काम हुआ जा रहा है। तो एक आवाज़ कहती है, एक जिसका इंटरव्यू किया गया, हम भीख नहीं मांगेंगे। दूसरी आवाज़, हम अपने शरीर में सो रही शक्तियों को जगाएंगे। आवाज़ 3, हमें काम करने का मौका मिलना चाहिए। आवाज़ 4, हम धरती को चीर कर उसमें छुपे सोने को निकाल लाएंगे। और सब कहते हैं, हमने भारत के जीवन को मुस्कुराहटों से भर देंगे। इन्हीं डायलॉग्स को हमको लेते हुए हम रियलिटी पे आ जाते हैं, और जिन जिन लोगों की ज़रूरत होगी हमें इस फीचर में इंटरव्यू करने के लिए, उनके इंटरव्यूज़ करेंगे, और बीच बीच में सूत्रधार का काम चलता रहेगा। जी, तो ये आपने बताया कि किस तरीके से जो है हम एक रेडियो फीचर बना सकते हैं। हाँ, और सूत्रधार जो है वो एक सूत्रधार का सिर्फ इतना काम होता है कि वो एक सूत्र का काम कर सके, एक ब्रिज का काम कर सके, जो फैक्ट्स हैं उनके बीच में, और जो लिसनर है जहाँ तक उन्होंने अपनी बात पहुँचानी है वहाँ तक। जैसे एक पॉपुलेशन की जो वो है वृद्धि है, उस पर अगर हम फीचर बनाएं तो इसमें ये भी हो सकता है कि नरेटर अपने थ्रू भी थोड़ी सी बात आगे पहुंचा सकता है। जैसे नरेटर कहता है, आज देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, इतना कह के उसने छोड़ दिया। हमने इसमें डायलॉग ले लिया। फीमेल कहती है, थोड़ा ड्रामा, कहाँ जा रही हो? मेल कहता है, गंगा बाबू के यहाँ। स्त्री, क्या बात है? पुरुष, मोहन का लड़का हुआ है। स्त्री, बहुत खुशी की बात है। इतना दे दिया और उसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद स्त्री, सुना तुमने? पुरुष, क्या? स्त्री, मालती को लड़की हुई है। पुरुष, सचमुच? स्त्री, हाँ। ये दो तरह के डायलॉग्स हैं। फर्स्ट में मेल कह रहा है कि उसके दोस्त का बेटा हुआ है या म्यूज़िक, उसके बाद नेक्स्ट में फीमेल कह रही है उसके फ्रेंड के यहाँ बेटी हुई है या जो भी। तो नरेटर कहता है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए भोजन, वस्त्र, आवास का प्रबंध भी करना है। तो इसमें क्या है कि फैक्ट्स को आप ड्रामेटिक वे में रियल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट के साथ इस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो सके, लोगों को बांध सके। उसमें ड्रामा का होना भी ज़रूरी है, लेकिन फैक्ट्स का होना भी ज़रूरी है। पूरी तरह से ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो फैक्ट्स की रोचक प्रेजेंटेशन के लिए किस किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका फीचर क्या है, आप किस तरह से राइटिंग कर सकते हो, आपका टॉपिक क्या है और आपकी फीचर राइटिंग का एम क्या है। ये सब चीज़ें आपके जहन में होंगी, तभी जो आपका फीचर है वो इंटरेस्टिंग होगा और लोगों तक पहुंचेगा। कई फीचर ऐसे होते हैं जिनमें नाटकीयता नहीं होती, जो प्योरली, जैसे अभी हमने 2 एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, एक कबीर का, एक पॉपुलेशन का। उसमें ड्रामा था, डायलॉग्स थे, उसमें इफ़ेक्ट्स भी थे, उसमें म्यूज़िक भी था, लेकिन उसमें रियलिटी भी थी। लेकिन कई फीचर ऐसे होते हैं जिसमें नाटकीयता नहीं होती, प्योरली जो उन लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे इंसिडेंट हो चुका होता है और वहीं के जहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता है वहीं के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के फीचर में नरेशन भी इसी तरह से लिखी जा सकती है कि वो जो नरेटर होता है वो फैक्ट्स के साथ जोड़ता है, फैक्ट्स को, जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको और लिसनर्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है और फैक्ट्स को जोड़ता है इंसिडेंट्स के साथ। और राइटर को ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू कैसे और
किस किस का आपने रिकॉर्ड करना। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आपके पास कोई टाइटल है, तो आपने सोचना कि आप किस तरह से, आपने कहाँ जाके किस तरह से लोगों का आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, कितने लोगों का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, उस इंटरव्यू में आपने लोगों से क्या बात करनी है, जो आपका टॉपिक है, आप कहीं टॉपिक से भटक ना जाओ। जो आपका मेन एम है आपके इस फीचर का, वो मेन आपका एम आपका पूरा हो रहा है या नहीं, ये सारी बातें आपको जहन में रखनी है, तभी आप आगे जा सकते हो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है आपको जहन में रखना कि जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपने स्क्रिप्ट लिखे, उसके बाद आपने जाके घटनास्थल पर जाके लोगों का इंटरव्यू करना है, तो आपको वहाँ जाके आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह के सवालात पूछने जा रहे हो और कितने सवालात पूछने जा रहे हो। आप कहीं भी अपने टॉपिक से ना भटको। ये चीज़ें आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ पर आपने जब तथ्यों की बात करी तो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम स्ट्रक्चर बना के जाते हैं और बहुत हमें पता ज़रूरी है। होता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि घटनास्थल पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन चीज़ों को हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि अगर हम अपने साथ एक क्वेश्चन ऐड जिसे कहते हैं, जिसमें तमाम सवाल जैसे कि काजल जी ने बताया अगर वो हो तो आसान हो जाता है उन तमाम चीज़ों से लड़ना जो कभी भी घटित हो सकती हैं। क्रिस्प होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, नहीं कि आपका टॉपिक कुछ हो रहा है और आप सवाल कुछ और पूछ रहे हो। जी, तो वो चीज़ पूरी नहीं करता आपके फीचर को। बिल्कुल। और जब बात होती है तथ्यों की, तो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें बात को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि काजल जी हमारे पास समय भी अब थोड़ा कम ही बचा है। जानना चाहूंगी कि क्या म्यूजिकल फीचर नाम की भी कोई चीज़ होती है? इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जब आप एक, जैसे अभी हमने ये बताया कि जब आप एक फीचर बना रहे हो और जब आप किसी टॉपिक को लेकर कर रहे हो, दहेज का मैंने आपको एक वो दिया था, या फिर आप किसी भी टॉपिक को लेकर आप एड्स का जैसे हमने किया कि आपने एड्स के लिए आपने एक पूरी रूपरेखा, फीचर के लिए रूपरेखा तैयार कर लिया, अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, और अब चाहे डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहे हो, चाहे किसी बोर्ड के जो से संबंधित बोर्ड हैं उसमें किसी हेड का इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपके जहन में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपने जो भी इंटरव्यूज क्वेश्चंस पूछने हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप अपने विषय से ना भटकें। इसके बाद और आपका फीचर कितनी देर का, आधे घंटे का फीचर है, 20 मिनट का फीचर है, 15 मिनट का फीचर है, ये चीज़ आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन पूछोगे, बिल्कुल क्रिस्प होंगे। उसके बाद जब आपने कर लिया तो एज अ प्रोड्यूसर, जब आप राइटिंग के बाद प्रोड्यूसर को ये देखना होता है कि जो भी रिकॉर्ड हुआ है उसकी एडिटिंग कैसे करनी है और जो बाइट्स हैं बीच में उनको कहाँ कहाँ आपने इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपकी नरेशन को छोड़ जा रही हो और जब आप उसको ऐड कर रहे हो, बाइट को ऐड कर रहे हो, वो बाइट इतनी लंबी हो जाए कि सुनने वाला अपना इंटरेस्ट ही लूज कर ले और वो चैनल ही चेंज कर ले। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जब आपने बाइट्स को भी आपको एडिट करना पड़ेगा, प्रॉपरली क्रिस्प करना पड़ेगा कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना किया गया हो उस बाइट में। तो कौन कौन से पॉइंट आपको कहाँ कहाँ रखने हैं, कौन कौन सी बाइट्स आपको कहाँ कहाँ लगानी है, उसमें रेपिटेशन ना हो, फीचर को कैसे स्टार्ट करना है, कौन से पॉइंट पे फीचर का एंड होगा, और डॉक्टर का आपको इंटरव्यू कहाँ लेना है, जनता का इंटरव्यू आपको कहाँ लेना है, किसी मरीज़ का आपको इंटरव्यू कहाँ लेना है, उसकी बाइट्स कैसे लगानी है। लंबी लंबी बाइट्स नहीं लगानी, छोटे छोटे कट्स में आपको उनकी बाइट्स लगानी है। उनके साथ आपको नरेशन कैसे इंटरलिंक करनी है, ये सारी बातें और म्यूज़िक आपको कहाँ लगाना है, कैसे आपको कौन कौन से इफेक्ट्स आपको कहाँ लगाने हैं, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी स्क्रिप्ट जितनी भी अच्छी होगी, आपकी पोस्ट प्रोडक्शन अगर अच्छी नहीं होगी तो आपका लिसनर तब भी आपकी फीचर को नहीं सुनेगा, वो थोड़ा सा सुन के अपना चैनल चेंज कर लेगा। चाहे आपके फीचर का टाइटल अच्छा हो, चाहे आपके फीचर में जो सारी बातें हों जो एक अच्छे फीचर राइटर के लिए ज़रूरी हैं, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी एडिटिंग उसमें अच्छी नहीं होगी, उसमें क्रिस्प नहीं होगी, तब भी वो लिसनर को बांध नहीं पाएगा। जी, यहाँ पर उन्होंने तमाम वो बातें बताई हैं जिनके माध्यम से आप बिल्कुल जी। और प्रोड्यूसर को इस बात को लेकर क्लियर रहना होगा कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी उसकी प्रोडक्शन हो, उसमें एक विविधता बनी रहे, मोनोटोनस ना हो, बोरिंग ना हो। अगर कहीं भेंट वार्ता का अंश हो तो उसके साथ ही आप स्पीच ना दे दें। डिफरेंस, एक वैरायटी बनी रहे कि यहाँ पे आपकी भेंट वार्ता आ गई, यहाँ पे आपका इंटरव्यू आ गया, यहाँ पे आपकी कविता का अंश आ गया, यहाँ आपका भाषण का अंश आ गया, यहाँ पे आपका साउंड इफेक्ट का अंश आ गया, म्यूज़िक का अंश आ गया। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इस बात का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना होगा कि जो इंटरव्यू होगा या जो भी भाषण का अंश होगा, जो भी आपकी स्पीच होगी, जो भी चीज़ होगी उसमें बोलने वाली, इंटरव्यू जो भी होगा वो बहुत लंबा ना हो, वो बहुत छोटे अगर आपको लगे कि हम उसको काट नहीं सकते, उसको टुकड़ों में आप पूरे फीचर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही जगह आप उसको इस्तेमाल ना करें उस इंटरव्यू को। और उसमें एक
एक वो होता है ना कि इक्वलिटी संतुलन बना रखने के लिए बहुत जरूरी है। संतुलन बना रहे, वो बहुत जरूरी चीज़ है। अगर जी, संतुलन नहीं होगा काजल जी के पास इतनी ज़्यादा सामग्री है कि शायद हम अगर एक और घंटा इनको दे पाते तो इनके पास और भी बहुत कुछ होता आप तक पहुंचाने के लिए। पर इतना कहना चाहूँगी कि आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, यानी कि आने वाले लेक्चर्स के माध्यम से हम रेडियो फीचर्स या फिर यूँ कह लीजिए रेडियो ड्रामा के बारे में भी और बात करेंगे और इन्हीं के माध्यम से जानेंगे कि एक प्रोड्यूसर का रोल क्या होना चाहिए रेडियो फीचर्स बनाते हुए। और ख़ास तौर पर जब हमने अपनी बात ख़त्म की थी म्यूज़िकल फीचर्स के बारे में, वो भी हम बात करेंगे लेकिन अपनी आगे की चर्चा में। और अगर आप आज के इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब में जाकर इस लेक्चर को आज क्या दिन का जो लेक्चर है इसको आप देख सकते हैं और विभिन्न पहलुओं पर जानकारी पा सकते हैं। तो काजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।